अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंगल लूप आरएलसी सर्किट्स। आरएल सर्किट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आरएलसी सीरीज सर्किट्स शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम ली है एक सर्किट की। इसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर और अटैच हैं और सीरीज़ में, ठीक है, और साथ एक अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो अटैच है। तो इसको हम कहते हैं आरएलसी सर्किट। इसमें हमें पता है कि जो हमारे पास वेरिंग या फिर एसी जो वोल्टेज का सोर्स है उसका जो ईएमएफ होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा डी टी। इसी तरह उसमें इस्टेब्लिश होने वाला करंट आई नॉट साइन ओमेगा डी टी माइनस फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास ओमेगा डी है वो फ्रीक्वेंसी होगी और जो फाई है वो हमारे पास फेज एंगल होगा। अगर हम इस पर जो है वो लूप थ्योरम अप्लाई करें तो किस तरह से होगा कि हमारे पास जो टोटल ईएमएफ है वो बाकी तीनों के ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। किस तरह से बाकी तीन किन की बात मैं कर रही हूँ, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की, ठीक है। तो जो टोटल ईएमएफ है वो वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर के सम के इक्वल होगा। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास आई, जो हमने लूप थ्योरम को अप्लाई करके ली है, इसको जो है हम सॉल्व करके जो है करंट एम्पलीट्यूड के लिए और फेज एंगल के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फेजर एनालिसिस से हम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस से कर सकते हैं और डिफरेंशियल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, हमने फेजर एनालिसिस वाला यूज़ करना है क्योंकि हम पहले भी फेजर एनालिसिस को जो है वो यूज़ कर चुके हैं, तो हम इससे थोड़ा फेमिलियर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आरएलसी सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ले ली है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर जो हमारे पास सर्किट है उसमें जस्ट रजिस्टर अटैच है तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम होती है उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो करंट और वोल्टेज है वो इन फेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्टर या कैपेसिटर की तो फिर हमें पता है कि उसमें जो है वोल्टेज या जो करंट होगा वो लीड या लैग करेगा, ठीक है। तो हमें फेजर एनालिसिस से पता चलता है। हमने वही इक्वेशन जो है वो दोबारा से ले ली, लेकिन यहाँ पे हमने किस तरह से लिया है, हमने जो है उनका एम्पलीट्यूड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन को हम डायरेक्ट लेके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमने ओहम लॉ से हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V नॉट आर की जगह हम आई नॉट आर लिख देंगे, ठीक है। अब V नॉट एल हमारे पास क्या है, ये है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो ये आई नॉट एक्स एल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगी, इसमें जो एक्स एल है वो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है और जो एक्स सी है वो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ से हम जो है आई नॉट स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर को जो है इस सारी टर्म के साथ हमने इकट्ठा करके लिख लिया। ऐसा लिखने का मकसद क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। इसमें देखें कि जो आई नॉट है इसको हम दूसरी साइड पे ला के जो है डिवाइड कर दिया और हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो स्क्वायर है वो भी ख़त्म हो गया और आई नॉट का जो स्क्वायर है वो भी ख़त्म हो गया। बाकी सारी टर्म का जो है वो होल स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो आ गया, ठीक है। तो इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस बेसिकली कंबाइंड इफेक्ट है। किस चीज़ का कंबाइंड इफेक्ट है, ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस का कंबाइंड, रजिस्टर की रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इन तीनों का जो है कंबाइंड इफेक्ट उसको हम इम्पीडेंस कहेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे इम्पीडेंस किस सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, हम आरएलसी सर्किट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास इम्पीडेंस है उसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो ओहम होगा। जैसे कि आपको पता है जो रेजिस्टेंस है उसका भी जो यूनिट है ओहम होता है। इसी तरह जब मैंने आपको रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की बात की थी आपके साथ तब मैंने बताया था कि उसका भी जो ऐसा यूनिट है वो ओहम है, ठीक है। इसी तरह जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है उसका भी ऐसा यूनिट जो है वो ओहम है। तो अगर हम उन तीन चीज़ों के जो है कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं जिनका ऐसा यूनिट ओहम है, तो फिर उन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट का जो ऐसा यूनिट होगा वो भी ओहम होगा, ठीक है। अब देखें जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आई है, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट ओवर आई है ये बेसिकली हमारे पास इम्पीडेंस है, ठीक है। तो इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हम कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो इस तरह जो हमारे पास जी या इम्पीडेंस है वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम एक टर्म है हमारे पास करंट एम्पलीट्यूड, हम उसकी बात करेंगे। जो करंट एम्पलीट्यूड है हमें पता है हम आई नॉट से जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, वहाँ से जो आई नॉट है उसको रीअरेंज करके जो है निकाला गया और इस आई नॉट को हमने करंट एम्पलीट्यूड कह दिया, ठीक है। जो हमारी मेन कैलकुलेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 तक है, आगे जस्ट उसी को रीअरेंज करके जो हमने सॉल्व किया है। इम्पीडेंस भी हमने उसी को रीअरेंज करके निकाला और इसी तरह से हमने करंट एम्पलीट्यूड भी उसी को रीअरेंज करके निकाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है करंट एम्पलीट्यूड में हमने एक्सएल और एक्ससी की जो वैल्यू वो पुट करनी है, ठीक है। एक्ससी की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/ओमेगा/dc। इसी तरह जो एक्सएल है वो उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा, वो ओमेगा/dl के इक्वल होता है, ठीक है। अब जो करंट एम्पलीट्यूड जो है वो किस तरह से इस पर डिपेंड करेगा, वो इस तरह के द करंट एम्पलीट्यूड आर मैक्सिमम करंट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस होगा, लेट्स से कि अगर एक्सएल और एक्ससी जो हैं वो इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो ये वाली टर्म यहाँ से वैसे ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो करंट एम्पलीट्यूड होगा वो जस्ट r² पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी तरह मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा करंट का एम्पलीट्यूड, वो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू पे पुट करे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक्सएल और एक्ससी हमारे पास हैं क्या, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब हम बात करते हैं फेस कांस्टेंट की। फेस कांस्टेंट हमें पता है जो फेस एंगल है फाई जो है उसको हम फेस एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा फेस कांस्टेंट का आरएलसी सर्किट के लिए वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, tan phi = V0L। अब V0L यहाँ पे क्या है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, जो हम इंडक्टर के वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो V0C है वो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का, लेकिन ये उस वोल्टेज की बात करनी है जो कैपेसिटर का, ठीक है। और डिवाइडेड बाय V0R ये इसी तरह से रेजिस्टर के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ से हमने फाई मालूम करना है क्योंकि हमें पता है जो फेस एंगल है वो फाई होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो अगेन हमने जो है इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, कैसे कहाँ से, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की थी, ठीक है। तो IXL - IXC डिवाइडेड बाई IR आ जाएगा। यहाँ से अगर हम tan को जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाएँ तो tan इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास जो है फेस कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो फेस कांस्टेंट है इसके आगे फर्दर 3 से 4 केसेस हैं, वो किस तरह से हैं, क्योंकि जो हमारे पास आप देख सकते हैं फार्मूला से जो हमारे पास फेस एंगल है वो डिपेंड कर रहा है किन किन चीज़ों पे एक्सएल और एक्ससी। आपने देखा कि जो हमने करंट एम्पलीट्यूड की बात की, करंट एम्पलीट्यूड भी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास फेस कांस्टेंट है वो भी एक्सएल और एक्ससी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस तरह से डिपेंड करेगा, इस तरह हो सकता है कि एक्सएल जो है वो ग्रेटर देन एक्ससी हो, या एक्ससी जो ग्रेटर देन एक्सएल हो, या दोनों जो हैं वो इक्वल हो। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है रेजोनेंस। रेजोनेंस बेसिकली होती क्या है, इसमें ये होगा कि जब हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो फिर हमारे पास उस वाली जो टर्म होगी या वो जो कंडीशन होगी उसको हम रेजोनेंस का नाम देंगे, ठीक है। हमें वैसे भी पता है कि जब हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए तो हम उसको रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी की ही बात क्यों की रेजोनेंस में, क्योंकि ये दोनों जो हैं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। किस तरह से, एक्सएल जो है वो ओमेगा/dl के इक्वल है, यहाँ पे ओमेगा/d भी हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह जो एक्ससी है वो 1/ओमेगा/dc के इक्वल है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही है। अगर हम यहाँ से इनको रीअरेंज करें तो ओमेगा/d² हो जाएगा और LC 1/LC हो जाएगा। उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगी वो ओमेगा/d = 1/√LC बनेगी। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट। अब हमें पता है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा = 1/√LC के इक्वल होती है, ठीक है। और जो f ऑफ r है वो 1/2π√LC के इक्वल है। इसका मतलब अगर इन दोनों रिलेशनशिप्स को जो है हम कंपेयर करें, किन किन की मैं बात कर रही हूँ, ओमेगा/d और ओमेगा की, तो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। यहाँ पे फिर ओमेगा जो ओमेगा/d के इक्वल आ गया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। हमने रेजोनेंस की बात कर ली, अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस किस तरह से इम्पीडेंस, करंट, एम्पलीट्यूड और फेस को जो है वो उसमें चेंज लेके आती है, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पीडेंस की रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे क्या होगा कि एक्सएल जो है वो एक्ससी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला है इसमें एक्सएल और एक्ससी अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वाली टर्म वैसे ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक्सएल - एक्ससी के ऊपर होल स्क्वायर भी आना था,
ठीक है। तो ये वाली टर्म यहाँ से ख़त्म होगी और आर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और जी जो है वो आर के इक्वल हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की कंडीशन पे जो इम्पीडेंस फाइंड आउट करें तो जो आरएलसी सर्किट होगा वो प्योरली रजिस्टर जो है रजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप यहाँ इस फार्मूला से देख सकते हैं जो इम्पीडेंस है वो ओनली जो है वो रजिस्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पीडेंस होगी वो लो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन हम अप्लाई करें करंट एम्पलीट्यूड पे तो क्या करंट पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो एक्सएल माइनस एक्सी वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी और जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर आर का वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमारे पास करंट एम्पलीट्यूड होगा वो एप्सिलॉन नॉट ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेज़ रिलेशनशिप की रेजोनेंस कंडीशन पे। हमें पता है कि जो फेज़ का फॉर्मूला है वो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर है। अब हमने बात की रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस पे जो एक्सएल और एक्सी सेम हो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने जो है एक्सी की जगह भी एक्सएल लिख लिया। ठीक है, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, जीरो हो जाएगी। tan इनवर्स जीरो जब हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो दोनों फेजर हैं कौन कौन से, एप्सिलॉन नॉट और आई नॉट, वो दोनों जो हैं एक ही मतलब इकट्ठे रोटेट करेंगे। ठीक है, अब हमने बात करनी है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ की। इस ग्राफ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा जो है इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो हमारे पास जो करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में हमने दो तरह के केसेस डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट में एक्स सी जो है वो ग्रेटर देन एक्स एल है और सेकंड में जो एक्स एल है वो ग्रेटर देन एक्स सी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं कि जब हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स एल जो है जो कि ओमेगा डी एल के इक्वल है वो स्मॉल हो, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी जो है वो लार्ज हो। तो हमारे पास क्या, और हमने यहाँ पे ओमेगा डी की जो वैल्यू है वो स्मॉल लेनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू और स्मॉल हो जाए तो हमारे पास जो उसका रिजल्ट होगा वो ग्रेटर होता है। तो फिर इस कंडीशन पे हमारे पास जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव हो जाएगा और जो इम्पीडेंस होगी वो डोमिनेट हो जाएगी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स सी से। मतलब जब हमारे पास एक्स सी की वैल्यू लार्ज है तो हमारा जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव की तरह जो है वो बिहेव करेगा। सेकंड हमारे पास केस है कि जब हमारे पास एक्स सी जो है वो स्मॉल हो जाए और एक्स एल जो है वो लार्ज हो और ओमेगा डी की वैल्यू भी लार्ज हो। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव हो जाएगा और जो इम्पीडेंस होगी उस पर जो ज़्यादा असर रखेगा या जो डोमिनेट टर्म होगी इम्पीडेंस के लिए वो एक्स एल की होगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों केसेस के लिए बात करें करंट की, तो जब हमारे पास एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल था या फिर एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी था, दोनों केसेस में जो हमारे पास इम्पीडेंस हाई हो जाएगी जिसकी वजह से जो करंट होगा वो लो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा डी की वैल्यू है वो स्मॉल से हाई की तरफ जा रही है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन होगी तो उस पर एक्सएल और एक्सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फिर जो हमारे पास सर्किट होगा वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन पे, तो इम्पीडेंस लो हो जाएगी। तो जब इम्पीडेंस लो होगी तो करंट जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था कि एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल या एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी था, तो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू हाई थी और करंट की वैल्यू लो होगी। लेकिन जब एक्स एल और एक्स सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू लो हो जाएगी और जो करंट होगा वो हाई हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर इन आर एल सी सर्किट। ठीक है, तो पावर इन आर एल सी सर्किट्स में हमने देखना है कि पावर जो है वो किस तरह से डेसिपेट करती है। हमने एक जो है सर्किट कंसिडर कर लेना है आर एल सी सीरीज सर्किट अलॉन्ग विद ए सी वोल्टेज, वही जो हमने स्टार्ट में लिया। ठीक है, अब हमें पता है जो इसकी ई एम एफ है वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है। इस तरह से जो हमारे पास करंट इस्टेब्लिश होगा वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। ठीक है, हमें पता है जो पावर डेसिपेट होती है आरएलसी सर्किट में उसका फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई है। ये भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं रजिस्टर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की हमने वैल्यू पुट की एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी और आई की वैल्यू पुट की आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट और आई को जो है वो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या टर्म बची साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसमें जो सेकंड टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इस पर हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक
है। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला अप्लाई किया तो साइन ओमेगा टी कॉज फाई माइनस कॉज ओमेगा टी साइन फाई आ गया। अब जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है साइन ओमेगा टी, उसको जो हमने जो फार्मूला अप्लाई करके टर्म्स लिखे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो एप्सिलॉन नॉट आई है स्टार्ट में, उसको जो है हमने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ओपन करके लिख लिया। आपको पता है जब भी हम पावर डेसिपेशन की बात करते हैं तो हम जो है उसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू किन किन की लेंगे, फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, ठीक है, और सेकंड वाली में कॉस ओमेगा टी की, सॉरी साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी की, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर साइन और कॉस स्क्वायर टर्म में है तो इसका जो हमारे पास वो होती है एवरेज वैल्यू वो 1/2 के इक्वल आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा जो हैं सेकंड टर्म में वो किसी भी पावर के बगैर हैं, तो सेकंड टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो जो पावर का हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला आएगा वो P इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कॉस फाई हमारे पास क्या है, हम कॉस फाई को जो है अलग से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसको अलग से सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो 1/2 है उसको 1/√2 हम जो है लिख लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, वो हमने जो है अपनी आसानी के लिए किया ताकि यहाँ पे जो है वो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट ओवर √2 जो है वो एप्सिलॉन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। इसी तरह जो आई नॉट है वो आई नॉट ओवर √2 जो है वो करंट की RMS वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जो कॉस फाई है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो कॉस फाई है इम्पीडेंस की डायग्राम से हमें उसकी वैल्यू मिलती है R/Z। अब यहाँ पे Z हमारे पास क्या है इम्पीडेंस, तो हम Z का फॉर्मूला जो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस पे XL और जो XC हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले कि हम रेजोनेंस की बात करें, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, वो ये कि हमारे पास जो कॉस फाई होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी। हमें पता है जो कॉस और साइन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, वो रेजोनेंस पे होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस पे जो है डिनोमिनेटर से ये वाली टर्म सेकंड टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास जो है आर का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर R/R हमारे पास जो कॉस फाई है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हम पावर डेसिपेशन की बात कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला निकाला था वहाँ पे कॉस फाई की हमने मैक्सिमम वैल्यू 1 जो है वो पुट कर दी। तो हमारे पास जो पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला है या पावर इन AC सर्किट का फॉर्मूला जो आया वो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की RMS वैल्यू और I की RMS वैल्यू, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो RLC लूप सिंगल लूप सर्किट की जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसके अलावा जो है हमने पावर की बात की है उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।